Hello everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. In my previous video of structure and function of cell part 1, I have already discussed about the introduction of cell and its two organelles that are nucleus and the cell membrane. So let us move further. Now talking about our next organelle, that is mitochondria. हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट इनटू ईच सेल, या हम कह सकते हैं कि टोटल जो सेल वॉल्यूम है उसका 1/5 जो कंट्रीब्यूशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है. देन बॉडी के जो मोस्ट एक्टिव सेल्स है लाइक लीवर सेल, मसल सेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ, इसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर दैट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होता है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है. देन जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसे माइटोसोल कहा जाता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया में ओन डीएनए प्रेजेंट होता है. इसका खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर शेप में होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसे एम्प्टी डीएनए भी कहा जाता है. देन अगर फंक्शंस की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जितने भी ईटीसी के कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स ईटीसी में यूज होता है, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं लाइक साइटोक्रोम्स, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं. जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें प्रेजेंट होते हैं. देन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर टीसीए, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, या बीटा ऑक्सीडेशन, इन सब में जो एंजाइम्स लगते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं. देन माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हिम और यूरिया की सिंथेसिस भी होती है. देन टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो है वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं और कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं. राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. एंड जब राइबोसोम्स अकेले होते हैं या एक दूसरे के साथ में क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं तो वो सेल के अंदर ही यूज करते हैं. लाइक सेल में अगर कोई अंदर इंजुरी हो गई है तो उसके रिपेयरिंग वगैरह के लिए जो है ये यूज होते हैं. और अगर राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंबाइंड है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बना रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे वो सेल के बाहर भेजे जाएंगे, मतलब सेल के बाहर उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो बॉडी में दूसरे जगह यूज हो. देन talking about our next organelle, that is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन चैनल्स है, मतलब कुछ चैनल्स है जो कि मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं और वो लोग आपस में कनेक्टेड हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो इनमें जो फर्क है वो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम फंक्शंस की बात की जाए तो ये लिपिड्स को और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है. देन अगर हेपेटोसाइट्स है जो कि लीवर सेल्स है, लीवर सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो ये ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है. और जो कुछ लिपिड्स है, कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या बॉडी में के कुछ और मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करने के लिए या उन लिपिड्स को रिप्लेस करने के लिए जो हमें लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल का है तो वह कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है. देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बताया, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो कि जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है सेल के बाहर बाय एक्सोसाइटोसिस और वो सेल के बाहर यूज होते हैं. देन इसमें जो है अगर इनकी स्ट्रक्चर की एक बात की जाए तो कुछ कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टार्ट होते हैं राइट फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ से स्टार्ट होते हैं और डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के एंड होते हैं. The next cell organelle is Golgi apparatus, which was discovered by Camillo Golgi.
It is composed of closely folded flattened membranous sac. The foldings are called as cisternes, and it is present in all the cells. If we talk about the structure of Golgi apparatus, it has two phases. One phase is near the endoplasmic reticulum and the another phase is near the सेल मेम्ब्रेन. जो फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ होता है उसे सिस फेज कहा जाता है, और जो फेज नियर द सेल मेम्ब्रेन होता है उसे ट्रांसफेज कहा जाता है. तो जो मेन फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जब कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो वो सिंथेसाइज होकर के आता है गोल्जी एपरेटस में, जहां उसकी पैकेजिंग होती है. मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो आया गोल्जी एपरेटस में. देन गोल्जी एपरेटस में आने के बाद में उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किए जाते हैं, कुछ लिपिड्स ऐड किए जाते हैं, या कभी कभी उसमें कुछ सल्फेट्स ऐड किए जाते हैं. और उसके बाद में जो मॉडिफाइड प्रोटीन है वो पैक किया जाता है. देन स्टोर किया जाता है कुछ सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में. इन सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स को वेसिकल्स कहा जाता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. और ये और जो ये मॉडिफाइड प्रोटीन्स है वो वेसिकल्स में स्टोर किए जाते हैं. और जब भी बॉडी में कुछ सिग्नलिंग होती है, जब इन प्रोटीन्स की बॉडी में ज़रूरत होती है तो सिग्नलिंग प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो सिक्रेटेड प्रोटीन्स है वो बॉडी में रिलीज किए जाते हैं. Then talking about the next cell organelle, that is lysosomes. Lysosomes are the secretory vesicles formed by the Golgi apparatus, and these are also called as digestive tract of the cell. लाइसोसोम्स जो है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स फ्रेगमेंट है या कुछ कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स है इनका ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जो है इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. देन लाइसोसोम्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कंटेन्स एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट माइक्रोब्स. मतलब डब्ल्यूबीसी की जो लाइसोसोम्स है उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. देन द टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इनटू द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स. दोज आर अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और जिसका सबस्ट्रेट है ग्लाइकोजन. देन कैथेप्सिन जो प्रोटीन्स पे काम करते हैं. देन लाइपेजेस जो लिपिड्स पे काम करते हैं. देन राइबोन्यूक्लियसेस जो कि आरएनए पे काम करते हैं. Then if we talk about the function of lysosome, तो lysosome maintains the cellular components in the dynamic state by their degradation and recycling. मतलब कि जो भी components है सेल के, जो कुछ खराब हो गए कुछ components, उनका डिग्रेडेशन करना या फिर उनका रिसाइकलिंग करना, ये काम लाइसोसोम्स का है. देन कभी कभी कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं लाइसोसोम्स के साथ. वो ऐसे कि लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स है वो साइटोसोल में एस्केप हो जाते हैं, साइटोसोल में वो लीक हो जाते हैं, और उस केस में कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. वो ऐसे कि कुछ मसल डिसीजेस हो जाते हैं, लाइक एलर्जिक डिसीजेस हो जाती है. तो ये जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस है लाइसोसोम्स के. और एक डिसीज है लाइसोसोम्स के रिलेटेड, उसे कहा जाता है इंक्लूजन सेल डिसीज या आई सेल डिसीज. इसमें होता ये है कि जो कुछ हाइड्रोलेजेस है, कुछ सर्टेन टाइप्स के हाइड्रोलेजेस अब्सेंट होते हैं लाइसोसोम्स में. उसका कारण हो सकता है कि एक तो वो प्रोटीन टारगेटिंग एंजाइम के लैकिंग की वजह से होता है, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग एंजाइम, जिसके वजह से जो एंजाइम है वो लाइसोसोम्स तक पहुंचता ही नहीं है. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम्स जो है वो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. इट हैज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, स्मॉल क्लस्टर ऑफ ट्यूब्यूल्स. सेंट्रियोल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स, जो कि ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में या जो सेल डिवीजन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो हेल्प करते हैं. देन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल एक्सटेंशंस को भी फॉर्म करते हैं. मतलब जो सेल एक्सटेंशंस है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं. सेल एक्सटेंशंस के जो एग्जांपल है वो माइक्रोविलाइज, सिलिया एंड फ्लैजेला. माइक्रोविलाइज जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. स्पेशली जो हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो माइक्रोविलाई के वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है. देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट सिलिया, सिलिया आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि म्यूकस की
अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की अपवर्ड मूवमेंट करता है। देन फ्लैजिला, फ्लैजिला सिंगल ही होता है। अगर हम बात करें तो स्पर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि उसकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। देन टॉकिंग अबाउट द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के दो पार्ट्स है लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। मतलब साइटोस्केलेटन कंस्टिट्यूट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो एक प्रोटीन होता है उसे ट्यूब्यूलिन कहते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे एक्टिन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स रॉड शेप्ड होते हैं और इनका जो फंक्शन है वो जो है कि सेल को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। Moving to the next cell organelle, that is peroxisomes. These are also called as microbodies and it contains catalase enzyme. Catalase enzyme is responsible for the conversion of H2O2, that is hydrogen peroxide, into H2O and O2, that is water and oxygen. It is responsible for the synthesis of plasmalogens and glycolipids and it also causes oxidation of long chain fatty acid. Then there are some disorders related to peroxisomes, that is peroxisome biogenesis disorder. It is a group of rare diseases. What occurs in this disease is this कि इसमें होता ये है कि peroxisomes जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और उस वजह से जो वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स है जो कि 24 या 26 कार्बन कंटेनिंग जो फैटी एसिड्स है उनकी लेवल बढ़ जाती है और प्लाज्मालोजेंस की जो लेवल है वो कम हो जाती है। और पीबीडीज जो कि पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर है, इसका एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है जिसे ज़ेल्विगर सिंड्रोम कहा जाता है और इसमें जो है फंक्शनल पेरोक्सिसोम्स अब्सेंट होते हैं और ये जिस इन्फेंट को ये डिसीज होता है उसकी 1 ईयर के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। So this was my video regarding structure and function of cells and an overview of various cell organelles. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe my channel. Thank you.